नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टू द पॉइंट स्टडी बेस्ड सुरजीत में। आइए इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे 28 अक्टूबर करंट अफेयर्स के बारे में। 28 अक्टूबर की करंट अफेयर, महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में इसमें हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि भारतीय सेना के द्वारा 76वां इन्फेंट्री दिवस कब मनाया गया। तो ये कब मनाया गया 76वां इन्फेंट्री दिवस? वो मनाया गया 27 अक्टूबर को। कब मनाया गया? 27 अक्टूबर को। ठीक है। नेक्स्ट, इनसे संबंधित और जानकारी देखेंगे कि इन्फेंट्री दिवस जो होता है वो क्यों मनाया जाता है। तो वो उस दिन को याद करके मनाया जाता है। कौन से दिन को? जब भारतीय सेना की पैदल सेना ने 1947 में जम्मू और कश्मीर में श्रीनगर हवाई क्षेत्र में प्रवेश किया था। ठीक है, तो इसीलिए इन्फेंट्री दिवस मनाया जाता है। इस पैदल सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो इस पैदल सेना का नेतृत्व किया था सिख रेजिमेंट ने। अब ये हो गए इन्फेंट्री दिवस से संबंधित जानकारी। क्यों मनाते हैं? 27 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है। अब अक्टूबर मंथ की अन्य महत्वपूर्ण दिवस के बारे में बात करेंगे हम। तो अक्टूबर मंथ में कौन कौन से दिवस मनाए गए? तो 21 अक्टूबर को मनाया गया पुलिस स्मृति दिवस। 23 अक्टूबर को मनाया गया नेशनल आयुर्वेद दिवस। 24 अक्टूबर को मनाया गया यूनाइटेड नेशन दिवस। और 26 अक्टूबर को मनाया गया विलय दिवस। ये जम्मू और कश्मीर के विलय से संबंधित है। क्या हुआ था विलय दिवस वाले दिन? तो जम्मू और कश्मीर के महाराजा थे राजा हरी सिंह, उन्होंने भारत में विलय किया था। इसीलिए उसी दिन को जम्मू और कश्मीर के विलय दिवस के रूप में मनाया जाता है, जब पाकिस्तान के आदिवासी और वहाँ की आर्मी ने मिल के अटैक कर दिया था जम्मू और कश्मीर पे। तो वो सुरक्षा के लिए पीटी नेहरू और इनके सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास आए। तो इन्होंने इनसे विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवाया और जम्मू और कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग स्वीकार कर लिया गया। तो ये हो गया विलय दिवस। नेक्स्ट है, अब चूँकि यहाँ बात की गई है 27 अक्टूबर को इन्फेंट्री दिवस के बारे में। ठीक है, तो सेना के दिवस है, तो सेना के अन्य महत्वपूर्ण दिवसों को हम देखेंगे। कौन कौन से दिवस हैं जो सेना के जो कि हम मनाते हैं। तो कौन कौन से दिवस हैं? पहला है 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। और ये क्यों मनाते हैं? 1971 के भारत पाक युद्ध में पाकिस्तान की जीत हुई थी। पाकिस्तान पर भारत की जीत हुई थी। सॉरी, ये गलती से भी पाकिस्तान क्यों निकल गया। 1971 के भारत पाक युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत का प्रतीक है विजय दिवस 16 दिसंबर। ठीक है। नेक्स्ट है 15 जनवरी। 15 जनवरी को मनाते हैं थल सेना दिवस। और ये 15 जनवरी 1949 को भारतीय स्थल सेना के प्रथम कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा ने अंग्रेज़ों से पदभार ग्रहण किया था। इसीलिए इसी दिन 15 जनवरी को हम थल सेना दिवस मनाते हैं। ठीक। नेक्स्ट देखेंगे हम 26 जुलाई। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। ये दिवस क्यों मनाते हैं? कारगिल युद्ध 1999 में जो कि हुआ था, उसमें भारत की विजय के उपलक्ष्य में ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। और ऑपरेशन विजय के नाम से भी इसको जाना जाता है। किससे? ऑपरेशन विजय के नाम से। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, थुंडी और कदमत। ये थुंडी तट है और एक कदमत तट है। ये नीले समुद्र तटों की सूची में शामिल किए गए हैं। तो ये कहाँ स्थित हैं? ये लक्षद्वीप में स्थित हैं। कहाँ पे? लक्षद्वीप में स्थित हैं। ये बन गए हैं ब्लू फ्लैग बीच। भारत में अब तक 10 थे ब्लू फ्लैग बीच, और अब ये हो गए हैं 12, क्योंकि 2 ये थुंडी तट और कदमत तट जुड़ गए हैं। तो भारत में अब टोटल ब्लू फ्लैग प्रमाणित समुद्र तट 12 हो गए हैं। तो ये कौन इनको प्रमाणन देता है, कौन इन्हें प्रमाणित करता है? आइए देखते हैं। ये दोनों समुद्र तट जो अभी बने हैं एक तो थुंडी समुद्र तट और दूसरा ये कदमत तट, ये दोनों समुद्र तट फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन। क्या है संस्था का नाम? फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन। इसके 33 मानदंडों को पूरा करते हैं। देखो किसको दिया जाता है ये टैग? जो भी ये फाउंडेशन के द्वारा जो 33 मानदंड सेट करे हुए हैं, उन मानदंडों को जो पूरा करता है उनको ब्लू फ्लैग बीच का दर्जा दे दिया जाता है। तो भारत में अब तक 10 थे बीच, ऐसे अब 12 हो चुके हैं। इसीलिए इसके द्वारा ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिल गया। ठीक है, क्योंकि ये 33 मानदंडों को पूरा करते थे। तो ये संस्था जो है फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन, ये संस्था है कहाँ? तो ये संस्था आपकी है डेनमार्क में। ठीक है, डेनमार्क में ये संस्था है और फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन के द्वारा ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया जाता है।
भारत के अन्य 10 ब्लू फ्लैग प्रमाणित बीच कौन कौन से हैं उनको भी देख लेंगे हम, क्योंकि 2 तो ये होगा थुंडी और करमत तट। तो इसमें पहला है, अन्य 10 में पहला है शिवराजपुर गुजरात में है, दूसरा है घोघला द्वीप, तीसरा है ये द्वीप घोघला है, ये द्वीप में है, द्वीप दमन और दीव वाला द्वीप। कासरकोड कर्नाटका में है, कप्पड़ केरला में है। तो 4 ये हो गए। नेक्स्ट देखेंगे, ये जो रूसी कोंडा है वो आंध्र प्रदेश में है, गोल्डन बीच ओडिशा में है, राधानगर अंडमान और निकोबार में है। कहाँ पे? अंडमान और निकोबार में। पदुबिद्री कर्नाटका में है। और नेक्स्ट एडन जो है वो पांडिचेरी में है और कोवलम तमिलनाडु में है। ठीक है, तो ये होगा टोटल 10 बीच और 2 ये जुड़ के टोटल 12 हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन क्या है कि 27वां जलवायु परिवर्तन COP27 बोलते हैं जिसे, ये कहाँ होगा? तो ये होगा इजिप्ट में। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र का 27वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन अगले महीने 6 से 18 तारीख तक मिस्र के कहाँ होगा? शर्म अल शेख में। 6 से 18 तारीख तक होगा अगले महीने की, मिस्र में होगा। मिस्र में कौन सी जगह पे होगा? शर्म अल शेख में। और ये कौन से नंबर का है? तो वो है 27वां। ठीक है, और 26वां भी हुआ था जो ग्लासगो में हुआ था स्कॉटलैंड में, जब अपने प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसमें भाग लिया था। तो ये 27वें नंबर का है। नेक्स्ट देखेंगे कि ये सम्मेलन अफ्रीका में ये पहली बार आयोजित नहीं किया जा रहा, बल्कि ये 5वीं बार आयोजित किया जा रहा है। इसमें 200 से अधिक देशों को आमंत्रित किया गया है। ठीक है, अब चूंकि जब आयोजित होगा तो फोकस इसका किन किन क्षेत्रों पे होगा, तो हम ये देखेंगे कि इसका फोकस जो होगा वो किन किन क्षेत्रों पे होगा। तो इसका फोकस जो होगा वो होगा एक तो उत्सर्जन कम करने पे। ठीक है, उत्सर्जन कम करने पे इसका फोकस होगा। और नेक्स्ट होगा जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए उत्सर्जन, हम CO2 का उत्सर्जन कम कर सकें, अन्य जो विषैली गैसें हैं उनका उत्सर्जन कैसे कम किया जा सके, ग्रीन हाउस गैसेस का, और जलवायु परिवर्तन से कैसे निपटा जा सके। आज के टाइम में जलवायु परिवर्तन एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है, इससे हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है, पर्यावरण को तो हो ही रहा है। और नेक्स्ट है तकनीकी सहायता और विकासशील देशों को जलवायु गतिविधि के लिए आर्थिक मदद करना। तकनीकी सहायता देना और विकासशील देशों के लिए जलवायु गतिविधि के लिए आर्थिक मदद। जो विकासशील देश हैं उनको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराना, जिससे एक अच्छी टेक्नोलॉजी होगी तो वो उत्सर्जन कैसे कम किया जा सके इससे संबंधित जो विकासशील देश हैं उनको आर्थिक मदद भी देना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। और अन्य देखेंगे कि अन्य COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, इसे बोलते हैं COP। तो अन्य COP के बारे में देखेंगे। ये 27 होने वाला है, 26 हो चुका है। तो ये COP होता क्या है? तो अन्य COP देखने से पहले हमें ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम ये देखेंगे कि COP अर्थात कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ का कॉन्सेप्ट क्या है, इसे समझेंगे। तो आइए हम पहले समझेंगे COP अर्थात कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो क्या है ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, इसके बारे में देखेंगे। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ ये जो है ये UNFCCC के अंतर्गत आती है, UNFCCC। ठीक है, और जिसका गठन हुआ था 1994 में। 1994 में UNFCCC इसका गठन हुआ था। ये है क्या, इसका फुल फॉर्म क्या है पहले ये देखेंगे। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो UNFCCC की स्थापना वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस की सांद्रता को स्थिर करने की दिशा में कम करने के लिए किया गया था। मेनली यही है कि जो ग्रीन हाउस गैसों को हम कैसे कम कर सकें, इसीलिए आया था UNFCCC। तो उसकी बैठकें जो होनी स्टार्ट हुई थी इस उपलक्ष्य में, किसमें कि हम ग्रीन हाउस गैसों को कैसे कम कर सकें। ये वार्तालाप जो स्टार्ट हुआ तो इसका जो फर्स्ट मीटिंग था इसको COP1 कहा गया, फिर COP2, COP3, इस तरह से क्रम चल रहा है। तो अब देखेंगे कि COP UNFCCC का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला प्राधिकरण है। इसने सदस्य राज्यों के लिए जिम्मेदारियों की एक सूची तैयार की है। जो इसके सदस्य हैं, मेंबर स्टेट हैं, मेंबर कंट्रीज़, उनके लिए क्या क्या जिम्मेदारियां होंगी उनकी एक लिस्ट बनाई है इसने। तो उस लिस्ट में क्या क्या शामिल है वो है जलवायु परिवर्तन को कम करने के उपाय।
खोजना। वो ये खोज करेंगे कि हम जलवायु परिवर्तन कम से कम कैसे हो, ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी हम यूज़ करें, तो उससे संबंधित रिसर्च वर्क करेंगे। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के अनुकूलन हेतु तैयारी में सहयोग करना। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के अनुकूलन हेतु तैयारी में सहयोग करना। सहयोग करेंगे वो क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, और जलवायु परिवर्तन से संबंधित शिक्षा, प्रशिक्षण और जन जागरूकता को बढ़ावा देंगे। ठीक है। नेक्स्ट है बैठकें। इसकी बैठकों से बारे में बात करेंगे कॉप की। तो कॉप सदस्यों के द्वारा वर्ष 1995 से हर साल बैठक आयोजित की जाती है। कॉप 1 कब आयोजित हुआ था? 1995 में। UNFCCC में भारत, चीन और अमेरिका सहित देखो कौन कौन से महत्वपूर्ण है, तो भारत तो है ही है, चीन भी है और अमेरिका, ये इसके सहित 198 दल अन्य शामिल हैं, अन्य 198 भी शामिल हैं। इसकी बैठक सामान्यतः बॉन में होती है। कहाँ पे इसकी बैठक होती है? बॉन में। नॉर्मली बॉन में ही होती है, जब तक कि कोई भागीदार सत्र की मेज़बानी करने की पेशकश नहीं करता। जब तक कोई सामने से खुद कंट्री ये नहीं बोलेगा कि इसकी मेज़बानी इस बार हम करेंगे, तब तक इसकी सामान्यतः बैठक बॉन में ही होगी। नेक्स्ट देखेंगे इसकी अध्यक्षता से संबंधित क्या है अध्यक्षता का सीन। तो कॉप अध्यक्ष का कार्यकाल आमतौर पर 5 संयुक्त राष्ट्रीय क्षेत्रीय समूहों, कॉप के जो अध्यक्ष होते हैं कहाँ से चुने जाते हैं, तो इनका कार्यालय आमतौर पर 5 संयुक्त राष्ट्र क्षेत्रीय समूहों यानी अफ्रीका, फर्स्ट अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, ठीक है, कौन कौन सा हो गया? अफ्रीका हो गया, एशिया हो गया, लैटिन अमेरिका हो गया, कैरिबियन, मध्य एवं पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप। तो ये 5 हो गए, ये कंप्लीट है। कैरिबियन, मध्य एवं पूर्वी यूरोप तथा पश्चिमी यूरोप। ठीक है। तो अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, कैरिबियन और मध्य एवं पूर्वी तथा पश्चिमी यूरोप, तो यहाँ से इनके अध्यक्ष चुने जाते हैं। इनके बीच चक्र घूमता है, ये चक्र पहले अफ्रीका चुना है, फिर एशिया से चुना जाएगा और लैटिन अमेरिका, इस तरह से इनका एक चक्रीय रूप से घूमता रहता है अध्यक्ष का पद। अध्यक्षता आमतौर पर उस देश के पर्यावरण मंत्री के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? जिसके टर्न पे ही आता है वही उस, जैसे अध्यक्ष का पद आया भारत के एशिया में, तो एशिया में भारत चुना गया, तो भारत का जो पर्यावरण मंत्री होंगे वो इसकी अध्यक्षता करेंगे। अब इतना कुछ समझ लिया हमने कॉप के बारे में और UNFCCC के बारे में। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि महत्वपूर्ण परिणामों के साथ कॉप्स, ये क्या थे कॉप्स और ये कब हुए थे, तो उससे संबंधित जानकारी समझेंगे हम। कि वर्ष 1995 में कॉप 1 हुआ था बर्लिन में। कॉप 2 जो कॉप 3 हुआ, कॉप 2 उतना महत्वपूर्ण नहीं है, तो कॉप 3 हुआ 1997 में, जिसमें क्योटो प्रोटोकॉल आया। तो ये क्योटो प्रोटोकॉल क्या था, किससे संबंधित था, ये महत्वपूर्ण है। 1997 में आया था, हुआ था ये बैठक क्योटो में, तो वहाँ से क्योटो प्रोटोकॉल निकल के आया कॉप 3 बैठक के साथ। तो ये कानूनी रूप से विकसित देशों को उत्सर्जन में कमी के लक्ष्यों हेतु बाध्य करता है। ये क्या करता है? कानूनी रूप से बाध्य करता है। क्वेश्चन यहीं से बनेगा कि क्या ये कानूनी रूप से बाध्यकारी है? जी हाँ, ये कानूनी रूप से विकसित देशों को उत्सर्जन में किसको करता है? बाध्य विकसित देशों को करता है केवल, कि वो तो भाई कम से कम उनका फर्ज तो इतना बनता ही है कि वो उत्सर्जन में कमी करें, तो उनके लक्ष्यों हेतु बाध्य करता है। नेक्स्ट देखेंगे वर्ष 2002 में हुआ कॉप 8 हुआ वर्ष 2002 में। ये इम्पोर्टेंट इसीलिए हो जाता है हमारे लिए क्योंकि ये नई दिल्ली भारत में हुआ था। दिल्ली घोषणा यहीं से निकल के आई, और दिल्ली घोषणा के अंदर क्या क्या तथ्य निकल के आया वो भी हम बताएंगे आपको। तो दिल्ली घोषणा के अंदर निकल के आया सबसे पहले कि सबसे गरीब देशों की विकास आवश्यकताओं और जलवायु परिवर्तन को कम करने हेतु प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित करना। ये थी दिल्ली घोषणा। क्या हुई कि सबसे गरीब देशों की विकास आवश्यकताओं और जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित करना। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है वर्ष 2007, ये कॉप 13, ये बाली इंडोनेशिया में हुआ। पार्टियों ने बाली रोड मैप और बाली कार्य योजना पर सहमति व्यक्त की। किस पे? बाली रोड मैप पे और बाली कार्य योजना पे, जिसने वर्ष 2012 के बाद के परिणामों की ओर तीव्रता प्रदान की। इस योजना में 5 मुख्य श्रेणियाँ क्या क्या था? साझा दृष्टि, समन, अनुकूलन, प्रौद्योगिकी, वित्त पोषण। मेन चीज़ यही है निकल के आ रही है कि जो भी बैठक हो रही है उसमें 2 ही बातें हैं कि पर्यावरण को रहने लायक अनुकूल उतना कैसे बनाया जाए कि पर्यावरण प्रभाव कम से कम हो सके।
टेक्नोलॉजी विकासशील देशों को कैसे प्रोवाइड की जा सके, और ये उनको फाइनेंस, अगर वित्त की ज़रूरत है तो वित्त उनको प्रोवाइड कराया जाए, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराया जाए, इसी से संबंधित था। तो COP 16 जो हुआ वो कैनकन में हुआ, कानकुन भी बोलते हैं इसे, वर्ष 2010 में। तो कैनकन समझौते के परिणामस्वरूप जलवायु परिवर्तन से निपटने में विकासशील देशों की सहायता हेतु सरकारों के द्वारा एक व्यापक पैकेज प्रस्तुत किया गया। वही बात आ गई फाइनेंस वाली कि वित्त प्रोवाइड कराया गया। इसको बोला हरित जलवायु कोष। क्या बोला? ग्रीन एनवायरनमेंट फंड, GEF। ठीक है। प्रौद्योगिकी तंत्र और कैनकन, ये जो है हरित जलवायु कोष, प्रौद्योगिकी तंत्र और कैनकन अनुकूल ढांचे की स्थापना की गई। तो क्वेश्चन बनेगा कि हरित जलवायु कोष, इसकी स्थापना जो है कौन से, कब की गई? 2010 में। और कौन से COP के बाद? COP 16 के बाद। ठीक है। नेक्स्ट है वर्ष 2011 में COP 17 जो कि डरबन में हुआ। इसमें क्या बातें निकल के आई? तो सरकारें 2015 तक वर्ष 2020 से आगे की अवधि हेतु एक नए सार्वभौमिक जलवायु परिवर्तन समझौते के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिसके परिणाम स्वरूप 2015 का पेरिस समझौता आया। तो पेरिस समझौता किसका परिणाम था? वो COP 17 का परिणाम था। COP 17 के बाद ये आया 2015 का पेरिस समझौता निकल के। तो पेरिस समझौता इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें बात की गई सार्वभौमिक जलवायु परिवर्तन से संबंधित। तो अब हम देखेंगे वर्ष 2015 का COP 21, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन बनते हैं इससे। क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं देखिए। पहला है कि वैश्विक तापन को पूर्व औद्योगिक समय से 2 डिग्री, कहीं 1.5 लिख देगा, कहीं 1 लिख देगा, लेकिन 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना। ठीक है। पूर्व औद्योगिक समय से, और अधिक सीमित 1.5 डिग्री सेल्सियस तक, कि 1.5 तक भी ले जाएं लेकिन 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहे। इसके लिए अमीर देशों को वर्ष 2020 के बाद भी सालाना $100 अरब की फंडिंग प्रतिबद्धता बनाए रखने की आवश्यकता थी। उन्होंने कहा कि जो विकसित देश हैं वो विकासशील देशों को सालाना $100 अरब की फंडिंग प्रोवाइड करेंगे। हालांकि ये पॉसिबल नहीं हो सका और किसी ने, कोई भी विकसित देश ने विकासशील देशों को अच्छे तरीके से कोई भी प्रोवाइड नहीं कराया एक रेगुलर तरीके से ये फ़ंड, इसीलिए उतने अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी चीज़ें। नेक्स्ट देखेंगे वर्ष 2016 में COP 2022 हुआ माराकेश में। पेरिस समझौते की नियम पुस्तिका लिखने की दिशा में आगे बढ़ा और जलवायु कार्रवाई हेतु माराकेश साझेदारी की शुरुआत की गई। ठीक है। जलवायु परिवर्तन के लिए माराकेश साझेदारी की शुरुआत की गई, उतना महत्वपूर्ण नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे वर्ष 2017 में COP 23 हुआ बॉन, जर्मनी में। कहाँ पे हुआ? बॉन, जर्मनी में। देशों के द्वारा इस बारे में बातचीत करना जारी रखा गया कि समझौता वर्ष 2020 में कैसे कार्य करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने इस वर्ष की शुरुआत में पेरिस समझौते, ये इम्पोर्टेंट है, ये जो 2017 में ही डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा कर दी कि पेरिस समझौते से हटने के अपने इरादे की घोषणा की उन्होंने। और ये एक छोटे से द्वीपीय विकासशील राज्य द्वारा आयोजित किया जाने वाला पहला COP था जिसमें फिजी ने अध्यक्ष पद संभाला था। इम्पोर्टेंट इसीलिए हो गया ये क्योंकि ये एक ऐसा COP था जहाँ पे फिजी ने इसका अध्यक्षीय पद संभाला था और एक छोटे से द्वीपीय विकासशील राज्य के द्वारा ये आयोजित किया गया था। तो COP 2017 COP 23, ठीक है, बॉन, जर्मनी। नेक्स्ट है 2018 का COP 24, ये कोटोवाइस, पोलैंड में हुआ। इसके तहत वर्ष 2015 के पेरिस समझौते को लागू करने के लिए नियम पुस्तिका को अंतिम रूप दे दिया गया। वो नियम पुस्तिका जिसकी शुरुआत की गई थी 2016 में माराकेश से। ये देखो, पेरिस समझौते की नियम पुस्तिका को लिखने की दिशा में आगे बढ़ना, और उसको अंतिम रूप दे दिया गया। कब दिया गया अंतिम रूप? 2018 में COP 24, इसमें दिया गया नियम पुस्तिका को अंतिम रूप। ठीक है। तो नियम पुस्तिका में जलवायु वित्त पोषण सुविधा और राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान जो थे, इनके अनुसार की जाने वाली कार्रवाइयाँ शामिल हैं इसमें नियम पुस्तिका में। वर्ष 2019 में COP 25 हुआ जो कि मैड्रिड, स्पेन में हुआ। ये तो पढ़ा ही होगा 2019 में, और इसे मैड्रिड स्पेन में आयोजित किया गया था। इस दौरान बढ़ती जलवायु तात्कालिकता के संबंध में, जलवायु परिवर्तन जो तेज़ी से हो रहा था उसके संबंध में ये इसका टॉपिक था, उसका उद्देश्य था। और इससे संबंधित ये था कि कोई ठोस योजना मौजूद नहीं थी तो ठोस योजना को लाना। वर्ष 2020 में होने वाला COP 26
जो वर्ष 2020 में होने वाला था उसको 31 अक्टूबर से 13 नवंबर 2021 तक आयोजित किया गया। कोरोना के कारण इसको पोस्टपोन कर दिया गया था और ये ग्लासगो स्कॉटलैंड यूके में हुआ था। ठीक है। और भारतीय मूल के आलोक शर्मा को COP26, ये देखिए भारतीय मूल के आलोक शर्मा को COP26 जलवायु सम्मेलन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। किसको? आलोक शर्मा को। नेक्स्ट है COP26 से संबंधित प्रमुख बिंदु। तो प्रमुख बिंदु देखेंगे जो कि COP26 से संबंधित हैं। तो पहले ये देखेंगे कि इसका लक्ष्य क्या था। तो इसका लक्ष्य था संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन के अनुसार COP26 4 लक्ष्यों की दिशा में काम करेगा। तो इसके 4 लक्ष्य इसके डिसाइड किए गए। पहला था 2050 तक नेट जीरो। ठीक है, देखेंगे क्या था ये पहला लक्ष्य इसका, कि सदी के मध्य तक ग्लोबल नेट जीरो को सुरक्षित करना और तापमान 1.5 डिग्री निर्धारित करना। अब पहले 2 डिग्री था, अब 1.5 डिग्री निर्धारित कर दिया गया, 1.5 डिग्री। देशों को महत्वाकांक्षी 2030 उत्सर्जन कटौती लक्ष्यों पर ज़्यादा ध्यान देने हेतु जोर दिया गया, जो सदी के मध्य तक शून्य तक पहुंचने के साथ संरेखित है। इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए देशों को निम्नलिखित कार्य करने होंगे। तो ये भी बताया गया है इसमें कि जो आप 2050 तक नेट जीरो का लक्ष्य रख रहे हो तो इसमें आपको करना क्या क्या पड़ेगा कि जो नेट जीरो आप कर सको। तो आपको ये करना पड़ेगा कि क्या क्या कार्य करने पड़ेंगे कि कोयले के फेज आउट में तेज़ी लाना, मतलब कोयले का कम से कम प्रयोग होगा और ग्रीन एनर्जी का ज़्यादा प्रयोग, वनों की कटाई को रोकना और डिजिटल वाहनों के स्थान पर इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग और अक्षय ऊर्जा में निवेश को बढ़ावा देना। ठीक है, और एक ये महत्वपूर्ण फैक्ट है कि UNFCCC महासचिव इसके कौन हैं, तो वो हैं पैट्रिशिया एस्पिनोसा। ओके, तो ये हो गया, ये पहला लक्ष्य तो हो गया 2050 तक नेट जीरो करना, COP26 की बात कर रहे हैं। और दूसरा लक्ष्य इसका है समुदायों और प्राकृतिक आवासों की रक्षा के लिए अनुकूलन, कि समुदायों और जो प्राकृतिक आवास हैं इनको रहने लायक अनुकूल बनाया जा सके। और वित्त जुटाना, ये तीसरा हो गया। तो वित्त जुटाना कैसे? विकसित देशों को प्रतिवर्ष जलवायु वित्त में कम से कम 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाने के अपने वादे को पूरा करना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि जो आपने वादा किया था वो वही निभाना पड़ेगा। जो विकसित देश हैं 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर जो देने की बात कही गई थी वो विकासशील देशों को दें, जिससे वो पर्यावरण अनुकूल गतिविधियों को शुरू कर सकें। नेक्स्ट है D, मिलकर लक्ष्यों को पूरा करें। ठीक है, तो COP26 में एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य पेरिस नियम पुस्तिका को अंतिम रूप देना है। फाइनली इसमें अंतिम रूप देने की बात फिर से कही गई, क्योंकि इम्प्लीमेंट तो चीज़ें हो ही नहीं पा रही थी, ना वो फंडिंग दे रहे थे, ना टेक्नोलॉजी दे रहे थे, बस वादे 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 किए जा रहे थे। नेक्स्ट है नेता विस्तृत नियमों की एक सूची तैयार करने के लिए मिलकर काम करेंगे, जो पेरिस समझौते को पूरा करने में सहायक होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि किस देश की महिला क्रिकेटरों को पुरुष क्रिकेटरों के बराबर फीस की घोषणा की गई है। ठीक है, ये देखो, किस देश की महिला क्रिकेटरों को पुरुष क्रिकेटरों के बराबर फीस की घोषणा की गई है। तो घोषणा किस देश के क्रिकेटरों के लिए की गई है? भारत। और किसने की है घोषणा? वो BCCI के सचिव हैं जय शाह, उन्होंने ये घोषणा की है। नई व्यवस्था के अनुसार क्या होगा अब कि नई व्यवस्था के अनुसार पुरुष क्रिकेटर खिलाड़ियों को टेस्ट मैच के लिए, पुरुष क्रिकेटर खिलाड़ियों और महिला क्रिकेटर दोनों को, क्योंकि इक्वल की बात की गई है ना, इनको टेस्ट मैच के लिए मिलेंगे इतने रुपए। कितने हैं ये? इकाई, दाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 15 लाख रुपए। और ODI मैच इनके लिए मिलेंगे कितने? 60 लाख रुपए, 6 लाख रुपए सॉरी। और T20 मैच के लिए मिलेंगे 3 लाख रुपए। इतने रुपए दिए जाएंगे, महिला और पुरुषों को इक्वल दिए जाएंगे। नेक्स्ट है BCCI बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर, इसकी फुल फॉर्म दी है देखो, BCCI बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। और इससे संबंधित हम जानकारी देखेंगे। BCCI भारत में क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी है। भारत में क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी कौन सी है? BCCI। इसकी स्थापना 1928 में हुई। ग्रांट गोवन ये BCCI के पहले अध्यक्ष हैं। इसके नए अध्यक्ष बने हैं रोजर बिन्नी और इसका मुख्यालय है मुंबई में। ठीक है, नए अध्यक्ष इसके रोजर बिन्नी बने हैं और सबसे पहले अध्यक्ष हैं इसके ग्रांट गोवन। और रोजर बिन्नी ने सौरभ गांगुली की जगह ली है। ठीक है, सौरभ गांगुली को
ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है, कहाँ का, बंधन बैंक का। और इसके सचिव हैं जय शाह, और जो कि अमित शाह के सुपुत्र हैं, और उपाध्यक्ष हैं इसके राजीव शुक्ला। आईपीएल के नए अध्यक्ष, इनको भी देख लेंगे लगे हाथ, तो अरुण धूमल जी जो हैं वो आईपीएल के नए अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए हम इतनी डिटेल में हम लोग करंट कवर कर रहे हैं कि पिछला भी करंट कवर कर रहे हैं, प्लस कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन स्टैटिक होती है तो वो भी हम डिटेल में कवर करते हैं, जहाँ से क्वेश्चन बनने के 100% चांसेस रहते हैं और पहले आए भी हुए होते हैं क्वेश्चन वहाँ से। तो करंट के साथ साथ स्टैटिक भी हमारा अच्छे से कवर हो रहा है। हाँ, थोड़ा ज़्यादा लेंथी हो जाता है करंट, बट हम सिर्फ करंट पे फोकस नहीं कर रहे हैं, हम करंट के साथ उसका स्टैटिक पोर्शन, क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, क्वेश्चन या तो करंट से बनेगा, और करंट से अगर दूर जाएगा तो स्टैटिक पे कवर फोकस करेगा, तो हम दोनों ही कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किस राज्य को कौन सा मिला है, क्या घोषित किया गया है, हर घर जल राज, किस राज्य को घोषित किया गया है, तो वो घोषित किया गया है गुजरात को। किसको, गुजरात को। अब हर घर जल राज की बात की गई है, तो इससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारी देखेंगे। क्या है कि इसका उद्देश्य क्या है, तो इसके माध्यम से प्रदेश के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें सभी घरों में नल के माध्यम से, हर घर नल से जल, नल के माध्यम से सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। और सरकारी आंकड़ों के माने तो प्रदेश में 9,73,378 घरों में तो नल कनेक्शन पहुंचाए भी जा चुके हैं। हरियाणा और तेलंगाना के बाद गुजरात देश का तीसरा बन गया है सबसे बड़ा राज्य, ये ध्यान देना है, देखो कन्फ्यूजन नहीं हो। हरियाणा और तेलंगाना के बाद गुजरात तीसरा सबसे बड़ा राज्य बना है, जबकि जिसने जल जीवन मिशन को पूरा कर लिया है, ठीक है, तीसरा बड़ा राज्य बना है। जबकि छोटा राज्य जो है, सबसे पहला राज्य बना है, वो बना है गोवा। तो छोटा राज्य या सबसे पहला राज्य है गोवा, और तीसरा सबसे बड़ा राज्य बना गुजरात, ठीक है। और पहला ज़िला बना था, वो बना था बुरहानपुर एमपी में, जो है कहाँ, पहला ज़िला बुरहानपुर एमपी में है, जो कि हर घर नल से जल वाला पहला ज़िला बन गया था। अब जल जीवन मिशन से संबंधित जानकारी हम देखेंगे, तो देखेंगे कि इसे 2019, ये जो जल जीवन मिशन है, इसे 2019 में लॉन्च किया गया था। और इसका आदर्शवाद क्या है कि जल जीवन मिशन का आदर्शवाद से कोई भी ना छूटे, एक भी ग्रामीण क्षेत्र छूटना नहीं चाहिए। इस योजना के तहत सरकार ने 2024 तक क्या किया था, सरकार ने कि 2024 तक देश के हर गांव में नल से जल, 2024 तक देश के हर गांव में नल से जल पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। अब बात की गई है गुजरात की, क्योंकि हरियाणा और तेलंगाना के बाद गुजरात ही तो बना है तीसरा सबसे बड़ा राज्य, तो गुजरात की बात हो, उसका स्टैटिक कवर ना करें या करंट कवर ना करें तो ऐसा हो नहीं सकता। तो आइए पहले गुजरात से संबंधित करंट अफेयर्स की बात करेंगे हम। 12 नंबर का डिफेंस एक्सपो है, गांधीनगर में हुआ ये 12th डिफेंस एक्सपो। ये कहाँ हुआ, गांधीनगर में शुरू हो गया है। और गुजरात का मॉडल भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है, ठीक है। गुजरात को भारत का पहला, ये गुजरात का मॉडल जो एक गांव है, वो भारत का पहला 24/7 जो 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित कर दिया गया है। और गुजरात के मुख्यमंत्री ने इफ़को नैनो यूरिया छिड़काव योजना की शुरुआत की है। गुजरात के मुख्यमंत्री ने सब्सिडी के साथ सेमीकंडक्टर इस नीति को शुरू करने वाला गुजरात पहला राज्य बन गया है। गुजरात पुलिस EFIR प्रणाली का उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह ने किया, ठीक है। 36वां राष्ट्रीय खेल मेजबानी की शुरुआत गुजरात ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, वो है मैं भी सुभाष अभियान कहाँ से शुरू किया गया, तो ये शुरू किया गया लेह से। कहाँ से, लेह से। लद्दाख के सांसद, कौन से सांसद, जामयांग सेरिंग नामग्याल, इन्होंने लेह से मैं भी सुभाष अभियान की शुरुआत की। मैं भी सुभाष अभियान कार्यक्रम की ये क्या है, ये एक श्रृंखला है जो संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से नेताजी सुभाष चंद्र बोस IAN ट्रस्ट के द्वारा आयोजित की जा रही है। नेक्स्ट है, अगले साल 23 जनवरी को इन सुभाष चंद्र बोस जी का
ये पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। और नेताजी की 125वीं जयंती के मौके पर पराक्रम दिवस के रूप में 125वीं जयंती होगी इनकी 23 जनवरी को नेक्स्ट ईयर। मौके पर स्वच्छ अभियान शुरू होने जा रहा है। सुभाष चंद्र बोस से संबंधित अन्य जानकारी देखेंगे हम। तो इनका जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 को कटक में। मृत्यु हुई इनकी 18 अगस्त 1945 को। ठीक है, हेलीकॉप्टर क्रैश में इनकी डेथ हुई थी। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो पाई थी कि वो डेथ हो भी गई थी, हेलीकॉप्टर तो क्रैश हुआ था, ये बताते हैं। नेक्स्ट देखेंगे इनके प्रसिद्ध नारे। तो इनके प्रसिद्ध नारे हैं जय हिंद और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दिल्ली चलो। ये नारा इनका 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल से दिया गया। पैट में पूछा गया था क्वेश्चन। सुभाष चंद्र बोस सार्वजनिक जीवन में कुल कितनी बार जेल गए थे? 11 बार। 3 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। पुस्तक है इनकी द इंडियन स्ट्रगल। क्या है पुस्तक का नाम? द इंडियन स्ट्रगल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। 2021 में हीट वेव के कारण भारत को जीडीपी की कितनी % आय का नुकसान हुआ? कितनी % आय का नुकसान हुआ था? तो 5.4%, अर्थात लगभग 159 अरब डॉलर का। अन्य जानकारी देखेंगे तो भारत की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, भारत जो है विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बना है। और इसके आगे कौन कौन से देश हैं? अमेरिका है, चीन है, जापान है और जर्मनी है। भारत जो है 5वां बन गया है। तो आइए समझते हैं क्या है जीडीपी। पहले हम जीडीपी के बारे में बात करेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जीडीपी ये है कि किसी देश की जीडीपी का अर्थ है कि उस देश की सीमाओं के भीतर मतलब सिर्फ देश के अंदर ही एक निश्चित समय में पैदा होने वाली जितनी भी हम चीज़ें मैन्युफैक्चर करते हैं उनका दाम, ठीक है, चाहे वो घरेलू उत्पाद हो और सेवाओं, चाहे कोई भी सर्विस हो, उनके मूल्यों का योग जो है वो कहलाता है जीडीपी। किसी देश की जीडीपी का अर्थ यह है कि उस देश की सीमाओं के अंदर एक निश्चित समय अवधि में पैदा होने वाली या बनने वाली या दी जाने वाली सर्विसेज और घरेलू उत्पादों के मूल्यों का योग क्या कहलाता है? जीडीपी। अब जीडीपी कितने प्रकार की होती है? जीडीपी होती है 2 प्रकार की, एक तो होती है रियल जीडीपी और एक होती है नॉमिनल जीडीपी। तो ये 2 जीडीपी हो गई। क्या होती है रियल जीडीपी और क्या होती है नॉमिनल जीडीपी? इनको डेफिनेशन के माध्यम से समझेंगे। जो रियल जीडीपी होती है पहले उसको समझेंगे। तो रियल जीडीपी का मतलब है कि साल के अंत में, एक साल में उत्पादित तथा वस्तुओं की उत्पादित सेवाओं तथा वस्तुओं की कीमत की गणना, इसमें इम्पोर्टेंट ध्यान देना है कि आधार वर्ष के स्थिर कीमत तथा स्थित मूल्यों के आधार पर होती है। इससे जो रियल वैल्यू निकलकर सामने आती है उसे कहते हैं रियल जीडीपी। तो एक साल के अंत में जो पूरे साल में उत्पादित की गई सेवाएं हैं और वस्तुएं हैं, इनकी कीमत की गणना अगर आधार वर्ष के स्थिर कीमत के आधार पर हो रही है, इस आधार वर्ष को मान के, हम आधार वर्ष अभी मानते हैं रियल जीडीपी का 2011-12, ठीक है। तो अगर इस आधार पे हम जीडीपी निकाल रहे हैं तो वो है रियल जीडीपी। और एक होती है नॉमिनल जीडीपी। ये सेम हो गया क्या? यहाँ पे नॉमिनल होगा, ये यहाँ होगा नॉमिनल। तो नॉमिनल में क्या होगा? नॉमिनल में ये होता है कि अगर हम जीडीपी का आकलन इस आधार पे कर रहे हैं कि पूरे वर्ष की अंत में उसमें दी जाने वाली सेवाएं और जीडीपी जो बस बनने वाली वस्तुएं हैं उनका आकलन अगर इस आधार पे कर रहे हैं कि वर्तमान में क्या मूल्य चल रहा है, तो उसको कहते हैं हम नॉमिनल जीडीपी। तो वर्तमान मूल्य के आधार पे निकलती है नॉमिनल जीडीपी, और स्टैटिक यानी ये कोई आधार वर्ष मान के निकलती है, वो निकलती है रियल जीडीपी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय उड्डयन संगठन ICAO, अंतर्राष्ट्रीय उड्डयन संगठन और अंतर्राष्ट्रीय उड्डयन संगठन की वायु परिवहन समिति, जो ICAO की वायु परिवहन समिति है, इसकी अध्यक्ष कौन चुनी गई हैं? वो हैं शेफाली जुनेजा को चुना गया है। अन्य संबंधित जानकारी देखेंगे इनसे संबंधित। तो वह 28 वर्षों में ये पद संभालने वाली पहली भारतीय बनी है। न सिर्फ पहली भारतीय महिला बल्कि 28 वर्षों में पहली बार ये पद किसी भारतीय को दिया गया है।
तो डॉक्टर शेफाली जुनेजा 3 साल की अवधि के लिए ICAO मॉन्ट्रियल कनाडा की परिषद में भारत की प्रतिनिधि के रूप में कार्यरत थी। अब बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के बारे में। क्या है ये एक विशिष्ट एजेंसी है UN की। इसकी स्थापना हुई थी 1944 में और भारत इसके 193 देशों में सदस्यों में शामिल है। मुख्यालय इसका मॉन्ट्रियल में कनाडा में। इसका एक उद्देश्य है क्या, अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन की योजना एवं विकास को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे ICICI बैंक का MD एंड CEO पुनः नियुक्त किया गया है। पुनः किसको नियुक्त किया गया है? ICICI बैंक का MD और CEO वो किया गया है संदीप बख्शी को। आइए अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ नियुक्तियाँ देखेंगे। कौन कौन सी अन्य महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ हुई हैं हाल फिलहाल में, तो वो है पहली IBA इंडियन बैंक एसोसिएशन। इंडियन बैंक एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने हैं कौन? AK गोयल जी। AK गोयल जी बने हैं IBA के नए अध्यक्ष। अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स के CEO बने हैं अरुण बंसल। लेखा महानियंत्रक बनी हैं भारती दास, इन्होंने सोनाली सिंह की जगह ली है। और BCCI के 36वें अध्यक्ष ये हम कई बार पढ़ चुके हैं, रोजर विन्नी बने हैं सौरभ गांगुली के स्थान पे। और पेटीएम पेमेंट बैंक के अंतरिम CEO, ये अंतरिम CEO बने हैं दीपेंद्र सिंह राठौर। SBI जनरल इंश्योरेंस के MD एंड CEO बने हैं किशोर कुमार। और दिल्ली सरकार के नए गृह सचिव बन गए हैं अश्विनी कुमार। भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के नए CEO बने हैं विनायक गोडसे। किसके? भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के नए CEO विनायक गोडसे। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ये इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निदेशक कौन बनी है? मृणालिनी श्रीवास्तव। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। हाल ही में UNSC की आतंकवादी विरोधी बैठक कहाँ आयोजित की गई? किसकी बैठक? UNSC की आतंकवादी विरोधी बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो वो आयोजित की गई है भारत में। तो आइए UNSC से संबंधित जानकारी देखेंगे। UNSC का मतलब क्या है? वो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ये UN के 6 कार्यकारी अंगों में से एक होता है और इसका उद्देश्य होता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना। UNSC की शक्तियाँ, तो इसकी शक्तियों के बारे में बात करेंगे। क्या क्या होती हैं शक्तियाँ? तो शक्तियाँ ये हैं कि ये शांति अभियानों की स्थापना करता है, शांति स्थापित करता है, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को लागू करता है और सैन्य कार्रवाई को अधिकृत करता है। ठीक है। UNSC सदस्य देशों पर बाध्यकारी संकल्प, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत होता है। एग्जाम में पूछेगा कि क्या ये बाध्यकारी होते हैं, ये बाध्यकारी नहीं होते हैं, और ये क्या सब पे पूरे वर्ल्ड पे बाध्यकारी होते हैं, फिर सदस्य देशों पे बाध्यकारी होते हैं। तो UNSC जो भी घोषणा करता है वो उसके सदस्य देशों पर बाध्यकारी संकल्प जारी करने की शक्ति वाला एकमात्र संयुक्त राष्ट्र निकाय है। एकमात्र ये एक ऐसा निकाय है जो उसके सदस्य देशों पर बाध्यकारी संकल्प जारी कर सकता है। गठन हुआ इसका 24 अक्टूबर 1945 को और इसमें 5 स्थायी सदस्य हैं, 10 गैर स्थायी सदस्य हैं और इसके महासचिव सब जानते हैं कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। क्वेश्चन नंबर 11 है। हाल ही में, ये लास्ट है हमारा, ये क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा था इसीलिए मैं 10+1 कर दिया। ठीक है, 11 हो गए अभी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के अनुकूल पर्यटन परियोजना, ये 2 बार लिख गया पर्यटन महिलाओं के अनुकूल पर्यटन परियोजना शुरू की है? ऐसा पर्यटन जो कि महिलाओं के अनुकूल हो, तो केरल ही कर सकता है। एजुकेशन रेशियो वहाँ का अच्छा है, पढ़े लिखे लोग हैं, तो केरल ने ये लॉन्च की है। केरल का स्टैटिक पार्ट हमने क्या 27 अक्टूबर की करंट अफेयर वाली वीडियो में अच्छे से कवर किया है, तो उसको आप देख लेंगे एक बार। ठीक है, कल हमने जो करंट अफेयर लेके आए थे 26 और 27 दोनों दिन की, उसमें हमने केरल को बहुत अच्छे से कवर किया, उसका स्टैटिक सारी रिवाज लोक नृत्य वगैरह, और वहाँ से रिवाइज करें आप। केरल से संबंधित अन्य करंट अफेयर देखेंगे, महत्वपूर्ण करंट अफेयर देखेंगे केरल की। तो केरल की पहली पंचायत डिजिटल रूप से साक्षर कौन सी बनी है?
पुल्लमपारा केरल की पहली पंचायत बन गई है जो कि डिजिटल रूप से साक्षर है। और HDFC बैंक ने कोझिकोड में केवल महिला कर्मचारियों के द्वारा संचालित शाखा खोली है। एक ऐसी शाखा जिसका संचालन सिर्फ और सिर्फ महिलाएं करेंगी। नो जेंट्स अलाउड। नेक्स्ट है, केरल सरकार ने GST चोरी को रोकने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च करेगी केरल सरकार। तो आज की करंट अफेयर का द एंड हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया वीडियो लाइक करें, इसे अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।